डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सर आपका। आज हम इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत अपूर्ण अपराध इनकोएट क्राइम पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपूर्ण अपराध क्या है? सामान्यतः अगर आप देखें तो अपराध की जो परिभाषा या अपराध का जो गठन होता है वो दो तत्वों से मिलकर बनता है। एक है दुराशय और दूसरा है कार्य, एक्टस रिया और मेंस रिया। दोनों का सामुच्चय अपराध का निर्माण करता है। तो लगभग हर अपराध में यही होगा। फिर यह अपूर्ण अपराध की अवधारणा क्या है? कैसे लगता है कि कोई अपराध अपूर्ण है? एक सामान्य विचार मस्तिष्क में आता है कि शायद जो परिणाम हम प्राप्त करना चाह रहे थे, जो आपराधिक परिणाम हम प्राप्त करना चाह रहे थे, वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। यानी कि जो डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस हम चाह रहे थे वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति केवल प्रयत्न जैसे अपूर्ण अपराध में आती है। अपूर्ण अपराध तीन प्रकार के हैं। पहला है अटेम्प्ट यानी प्रयत्न, दूसरा है अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण, और तीसरा है आपका आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अगर हम ये कहते हैं कि किसी अपराध में दो तत्व आवश्यक हैं, मेंस रिया और एक्टस रियास, यानी कि कृत्य और दुराशय, तो अपूर्ण अपराध भी अगर आप कह रहे हैं तो अपराध तो है उसमें। और अगर अपराध है तो निश्चित रूप से इन दो तत्वों का समावेश हुआ होगा। फिर इसको अपूर्ण क्यों कहा जाता है? और ये तीनों अपराध जो अपूर्ण अपराध के तौर पर प्रयत्न, षड्यंत्र और दुष्प्रेरण की हम बात कर रहे हैं, ये तीनों अपूर्ण होने के बावजूद भी प्रकृति में बिल्कुल भिन्न है। इनका नेचर डिफरेंट है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात प्रयत्न की करते हैं तो प्रयत्न के पूर्व भी एक स्तर है। प्रयत्न के पूर्व तैयारी है। तो थोड़ा सा हम अगर तैयारी को भी समझ जाएं तो हम प्रयत्न को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपराध के चार चरण होते हैं। पहला है मेंस रिया, दुराशय। दुराशय पे हम चर्चा कर चुके हैं। दुराशय के बाद हम तैयारी की ओर बढ़ते हैं। अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं है। दंडनीय न होने का कारण क्या है? तैयारी स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में उस व्यक्ति का आशय दूषित था, और तैयारी मात्र अपराध करने के साधनों का एकत्रीकरण है, व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ द मीन्स है। तैयारी को हम ये नहीं कह सकते कि वो अपराध की दिशा में कोई कार्य कर चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध की दिशा में वो कार्य कर रहा है, लेकिन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, अपराध की दिशा में कोई कार्य करना क्या है? अपराध की दिशा में कार्य करना यह है कि यदि वह कार्य कर दिया गया होता अपितु वह विफल हो जाता, अपितु वो परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं हो पाता, या जो भी स्थिति होती पूर्ण भी अगर हो जाता, लेकिन अपराध की दिशा में वो कार्य स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन तैयारी स्तर पर अपराध की दिशा में कोई कार्य नहीं होता। वह मात्र साधनों का एकत्रीकरण है, वह मात्र व्यवस्था है, या
अपराध करने के अवसर की तलाश है, एक अपॉर्चुनिटी गेन करने का स्टेज है, या लेसर डिग्री ऑफ अटेम्प्ट है, ये प्रयत्न से कम डिग्री का है। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है तैयारी को जानने में, वह यह है कि अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट है, अपॉर्चुनिटी टू रिवर्स फ्रॉम द क्राइम है, अपराध से वापस होने का, यानी अपराध तक पहुंचने के पहले वापस आ जाने का अवसर है, जिसको हम लोग जनरली लोकस पोनिटेंटे या पोनिटेंटा कहते हैं। लोकस पोनिटेंटा यह बताता है कि जब आप अपराध की दिशा में कोई कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई ओवर अटैक्ट विच इज वेरी मच नेसेसरी टू कमिट अ क्राइम, कोई बाह्य कृत्य जो अपराध करने के लिए आवश्यक थी वो आपने अभी नहीं किया। जैसे आपकी इच्छा है कि आप किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर दें या उपहत्या कारित कर दें, उसके लिए आप एक पिस्टल अपने जेब में रखकर उसके घर तक जाते हैं, उसके गेट तक जाते हैं, इवन आप उसे बुला भी लेते हैं, लेकिन वो पिस्टल आपके जेब में है। यह तैयारी मात्र है, यह दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर पिस्टल निकालकर आप उसकी ओर तान देते हैं तो भी यह तैयारी मात्र है। यदि सामने वाले के मन में यह भय नहीं उत्पन्न हो रहा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपराध में 3 शब्दों का समावेश बड़ा महत्वपूर्ण है, फियर, एनवाय एंड इंजरी। भय या संत्रास या कोई क्षति हुई ही नहीं, तो अगर सामने वाले के मन में भय पैदा हुआ या आपने ट्रिगर दबाया और वो मिस फायर हो गया या गोली नहीं चल पाई, तो वो अटेम्प्ट है, लेकिन उसके पहले तक वह तैयारी की स्थिति में है। जब हम अटेम्प्ट पे चर्चा करेंगे तो तैयारी और अटेम्प्ट के उदाहरणों में यह चीज और स्पष्ट होगी। तो तैयारी मान लीजिए आपने कर ली, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अपूर्ण अपराध की ओर। तैयारी आपने कर ली और तैयारी दंडनीय नहीं है। तैयारी से थोड़ा ऊपर की डिग्री अटेम्प्ट है, प्रयत्न है। प्रयत्न को इनकोहेट क्राइम प्रोफेसर केनी ने कहा और स्टीफन महोदय ने इसको एग्जीक्यूटरी क्राइम। देखिए इस शब्द को समझिएगा, एग्जीक्यूटरी क्राइम एंड एग्जीक्यूटेड क्राइम। एग्जीक्यूटरी यानी अभी वो हो रहा है, निष्पाद्य है, अपराध की दिशा में कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, निष्पादित पूरी तरह से नहीं हुआ है, यानी पूर्ण अपराध की श्रेणी के पूर्व की स्थिति है। यह प्रिलिमिनरी अपराध है, प्रारंभिक चरण है अपराध का। अभी अपराध हुआ नहीं है, लेकिन अपराध की दिशा में कार्य किया जा चुका है। इसको उदाहरणों से समझेंगे। इसके कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटस्थता का सिद्धांत। निकटस्थ अपराध से कितना निकटस्थ है। दूसरा है ऑन द जॉब थ्योरी, कार्य के अग्रसरण का सिद्धांत। तीसरा है इम्पॉसिबल थ्योरी, असंभवता का सिद्धांत, असंभव है। तो उदाहरणों के माध्यम से यह चीज ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि समस्या यह है कि प्रयत्न की कोई परिभाषा आईपीसी में और नए जो शास्त्र आपके सामने आया हुआ है, न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसमें नहीं दी गई है। यद्यपि प्रयत्न का दंड अलग अलग अपराधों में निर्धारित किया गया है,
तो प्रयत्न को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक चीज ये हम पाते हैं कि ये एक इमीडिएटली कनेक्शन विथ क्राइम है, अपराध से बहुत हद तक कनेक्ट है, लेकिन परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, कौशल की कमी के कारण, लैक ऑफ स्किल, या किसी बाह्य तत्व के उपस्थिति के कारण, या अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे जो परिणाम आप प्राप्त करना चाह रहे थे अपराध में वो आप नहीं प्राप्त कर सके। यहां पर एक बात बहुत आवश्यक होती है जानने के लिए कि तैयारी के बाद का यह चरण है तो ग्रेटर स्टेज है अपराध का, अपराध का प्रारंभिक चरण है, इसको कह सकते हैं कि अपराध का प्रारंभिक चरण है, क्योंकि मेंस रिया तो दंडनीय नहीं है और तैयारी भी दंडनीय नहीं है। तो यहां पर एक जो बात है वो ये है कि इसमें जो व्यक्ति अपराध करने जा रहा है वह उस कार्य को डेलिबरेटली करता है, जानबूझकर करता है, यानी कि फ्री विली वो एक्ट करने जा रहा है। जैसा कि मेंसरिया पे हम लोग चर्चा भी किए थे, तो वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को जान रहा है और उसके बाद वह अपराध की दिशा में कोई कार्य कर रहा है, लेकिन वह विफल हो जाता है। विफलता उसे अपराधी तो बना ही देती है, लेकिन पूर्ण अपराध के तौर पर नहीं। अब यहां पर हम आर वर्सेस रिंग का एक उदाहरण लेंगे। एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के जेब में हाथ डालता है या कोई संदूक है खाली, लेकिन उसको यह लगता है कि संदूक भरी हुई है, हाथ डालता है और उसमें वो कुछ नहीं प्राप्त करता। प्रारंभिक स्तर पर इसे अपराध नहीं माना जाता था, क्योंकि यह कहा गया कि अगर कोई चीज असंभव है, अपराध में असंभव है, यानी वह अपराध हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाद के वर्षों में इसे अपराध माना गया, अपूर्ण अपराध माना गया। क्यों? क्योंकि मेंसरिया कंप्लीट है और टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम उसने वह कार्य किया भी है। इसी प्रकार से आर वर्सेस टेलर का मामला है। इसमें एक व्यक्ति, खलिहान आप लोग जानते होंगे, गांवों में जहां पर अनाज काट के रखा जाता है, वहां पर माचिस की एक डिब्बी के साथ पकड़ा जाता है और ये प्रोसिक्यूशन चलता है उसके अगेंस्ट कि वो उस खलिहान को जलाने वाला था। लेकिन इस केस में ये कहा गया कि उसने कोई भी प्रयत्न नहीं किया है, अभी माचिस उसके हाथ में ही है। यद्यपि ये जो उदाहरण है वाद के अंतर्गत, ये एक स्तर पर जाके संदेहास्पद भी हो जाती है। अगर उस क्षेत्र में बार बार खलिहानों में आग लग रही है और रात्रि में कोई व्यक्ति स्वयं को छिपाव करते हुए माचिस के साथ पकड़ा जाता है, हाथ में लिया हुआ माचिस के साथ पकड़ा जाता है, तो यह अवधारणा की जा सकती है कि वो अपराध करने का प्रयत्न कर रहा था। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं निकटस्थता का सिद्धांत, निकटस्थ, कितना निकटस्थ है अपराध के, तो आप मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जहां प्रायः सोता है वहां पर आप लक्ष्य करके गोली चलाते हैं, परंतु वो व्यक्ति वहां सोया नहीं है, सिर्फ
जो बेड है वो रखा हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह सोया हुआ है, गोली चलाई जाती है। यह प्रयत्न है। प्रयत्न इसलिए है क्योंकि सामान्यतः वह व्यक्ति वहीं सोता है, और अगर वो सोया होता तो निश्चित रूप से उसे क्षति होती। ये सन्निकट है, ये प्रॉक्सिमिट है कि उसको क्षति हुई होती। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, और सामान्यतः वो उसी कार का प्रयोग करता है और लक्ष्य करके गोली चलाई जाती है, परंतु वहां पर वह व्यक्ति अनुपस्थित है, यह भी प्रयत्न की श्रेणी में आने वाला अपराध है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई लकड़ी का ठूंठ, या आप जिसे कहते हैं कि एक बड़ा ढांचा एक व्यक्ति जैसा प्रतीत हो रहा है, और उस पर अगर गोली चलाई जाती है तो क्षति होना हर स्थिति में असंभव है। पुराने दोनों मामलों में सन्निकट का सिद्धांत प्रयोग होगा, और इस वाले मामले में असंभवता का सिद्धांत माना जाएगा, क्योंकि यह परिकल्पना ही नहीं की जा सकती कि लकड़ी का ठूंठ व्यक्ति हो सकता है। इसी प्रकार से आर वर्सेस वीट के मामले में एक व्यक्ति एक महिला को यह विचार करते हुए कि वो गर्भवती है, आर्सेनिक नामक पदार्थ खिलाना चाहता है, लेकिन उसकी जगह वह भूलवश चीनी खिला देता है। उससे मिलता हुआ कोई, देखने में ऐसा कोई पदार्थ है जो वो खिला देता है। निश्चित रूप से उस महिला को कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर आर्सेनिक की जगह चीनी खिला दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर वो महिला गर्भवती है तो क्या होगा, और अगर वो गर्भवती नहीं है तो क्या होगा? दोनों ही अवस्थाओं में प्रयत्न नहीं है। अगर वो महिला गर्भवती नहीं है और वह महिला गर्भवती है भी, और आर्सेनिक की जगह चीनी खिलाया जाता है, तो कार्य अग्रसरण के सिद्धांत और असंभव्यता के सिद्धांत के आधार पर कोई अपराध नहीं हुआ, और साथ ही साथ अपराध से बहुत सन्निकट भी नहीं है। लेकिन यहीं पर आप ये समझिए कि अगर कोई महिला गर्भवती नहीं है और आप ये समझते हैं कि वह गर्भवती है, और उसे वास्तव में कोई विषाक्त पदार्थ खिलाते हैं, आर्सेनिक खिलाते हैं कि मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो जाए, तो यह प्रयत्न है। क्यों? क्योंकि यदि वो गर्भवती होती तो अपराध निश्चित रूप से घटित हो जाता। प्रयत्न को समझने के लिए जब भी हम कोई चर्चा करते हैं प्रयत्न पर, तो इस बात को सदैव हम ध्यान देते हैं कि वो तैयारी के स्तर पर रहा या वास्तव में प्रयत्न हो गया। जैसे आप लोगों के सामने एक केस है नूर बीबी वर्सेस स्टेट 1952 का। एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर दौड़ लगा रहा है, और ऐसी संभावना उत्पन्न होती है कि शायद वो उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाएगा, और कुछ लोगों के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। अब देखिए, यहीं पर वो बॉर्डर की ओर दौड़ रहा है और उसे पकड़ लिया जाता है बॉर्डर के पहले। अपराध की दिशा में उसने कौन सा कार्य किया? दौड़ लगाना कोई अपराध तो नहीं है।
और अगर हम बॉर्डर की ओर भी दौड़ रहे हैं तो भी अपराध नहीं है, जब तक कि हम ऐसी अवस्था तक न पहुंच जाएं कि बॉर्डर क्रॉस करने की कंडीशन में हो। इस मामले में उसे दंडित नहीं किया गया, यह कहा गया कि यह तैयारी स्तर मात्र है। एक महिला कुएं की ओर दौड़ती है और कुएं की जुगत पर उसको पकड़ लिया जाता है, यह प्रयत्न नहीं है, तैयारी मात्र है। क्यों? क्योंकि वो अपना विचार बदल सकती थी, हो सकता है वो डराने के लिए दौड़ रही हो, या जो भी कारण रहा हो सकता था कि वो अपना विचार बदल ले, इसलिए यह तैयारी मात्र है। तो प्रयत्न और तैयारी में अंतर सिर्फ इतना है कि तैयारी अरेंजमेंट ऑफ मीन्स है, कलेक्शन ऑफ मीन्स फॉर कमिटिंग अ क्राइम है। अपराध को करने के लिए साधनों का एकत्रीकरण से ज्यादा वह कुछ नहीं है, और वह केवल एक विचार है। साधन एकत्र कर लेना अपराध नहीं है, और वह आशय स्तर तक ही मान्य है कि उसका आशय रहा होगा, लेकिन केवल आशय दंडनीय नहीं है, आशय के साथ कृत्य भी होना चाहिए। जबकि प्रयत्न में अपराध की दिशा में कोई कार्य किया जा चुका है। एक बात यहां पर और आप जान लीजिए कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है, जैसे सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध अपराध करने की तैयारी, डकैती की तैयारी, करेंसी या सिक्कों के कूटकरण की तैयारी। कुछ ही मामले हैं, 4-5 मामले ऐसे हैं जहां पर तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध से वापस होने का अवसर उसके पास था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोलस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स। राज्य का हित ही सर्वोत्तम विधि है। हम ऐसे किसी कृत्य को क्षम्य नहीं कर सकते जिसकी तैयारी मात्र भी यह प्रकट करती हो कि राज्य के प्रति या लोक व्यवस्था के प्रति आपका आशय उचित नहीं है। राजद्रोहात्मक कृत्य, यद्यपि राजद्रोह का जो मामला 124A रहा है, उसमें यह बात स्पष्ट हो गई है कि जब तक अप्रीति के कारण कोई हिंसा न कारित हो जाए, क्योंकि आपको राज्य के प्रति अप्रीति है, तो यह तो सिर्फ मेंसरिया है, बहुत लोगों के प्रति अप्रीति है आपके मन में, पड़ोसियों के प्रति भी आपके मन में हो सकता है अप्रीति हो। तो अप्रीति आपके अंदर हो और आप उसको अन्य व्यक्तियों को संज्ञापित भी करते हो, तो जब तक कि कोई कृत्य नहीं हो जाता वह अपराध नहीं है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से लेकर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस कन्हैया कुमार, तमाम केस हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया है कि हिंसा का होना आवश्यक है। तो प्रयत्न जो है वह अपराध की दिशा में कार्य किया जा चुका है, यद्यपि वह कार्य विफल हो गया है। यह एक अपूर्ण अपराध आपको हमने बताया। 2 और अपूर्ण अपराध हैं, षड्यंत्र और दुष्प्रेरण। देखिए, मैंने पहले ही आपको यह समझाया कि अपूर्ण अपराध में अपराध तो है, मेंस रिया एक्टस रिया तो हुआ, लेकिन यह सामान्य अवधारणा कि अपराध पूर्ण नहीं हुआ, प्रयत्न के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां तो नहीं पूर्ण हुआ, लेकिन अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में यही नियम नहीं लागू होगा कि अपराध पूर्ण नहीं हुआ। वहां अपराध पूर्ण हो न हो, वह अपूर्ण अपराध है। उसका कारण क्या है?
उसका कारण है आपके सामने, उसका कारण आपके सामने यह है कि अबेटमेंट असल में है क्या, दुष्प्रेरण क्या है। सामान्य तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का इनकरेजमेंट है, किसी व्यक्ति को इनकरेज करना अपराध के लिए, इंस्टिगेट करना, उकसाना, किसी बात का दुरुपदेशन करके, मिस रिप्रेजेंट करके, कोई एक्टिव कंसीलमेंट करना, सक्रिय छिपाव करना किसी तथ्य का, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा उद्वेलित हो जाए, थोड़ा क्रोध में आ जाए, अपराध करने की इच्छा उसके मन में पैदा होने लगे। लेकिन यह इच्छा पैदा कौन कर रहा है? यह इच्छा पैदा कर रहा है अबेटर, दुष्प्रेरक। और दुष्प्रेरक दुष्प्रेती के मन में यह विचार पैदा कर रहा है कि वह कोई अपराध करे, या तो अबेटी अपराध करेगा या तो अपराध नहीं करेगा। आप 108 के एक्सप्लेनेशन 5 को आप देख सकते हैं, या तो वह अपराध करेगा या तो वह अपराध नहीं करेगा। लेकिन अबेटर दंडनीय होगा, वह अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा। इसका कारण क्या है? इसका जो मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, जो आपको समझना चाहिए, वह यह है कि 2 डिग्री के अपराधी होते हैं। एक फर्स्ट हैंड ऑफेंडर होता है, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से अपराध करता है, और एक सेकंड हैंड ऑफेंडर होता है, यानी जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, इंस्टिगेट करता है, इनकरेज करता है, इंटाइस करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जो आपके मन में अपने विचार एक्सपोर्ट करता है। असल में आपके मन में वो विचार नहीं है, या अगर हो भी तो अपराध करने का नहीं है कि आप अपराध कर ही दें, लेकिन यह व्यक्ति आपको प्रेरित करता है कि आप अपराध करें। अब यहां पर यह निश्चित रूप से समस्या आएगी और आती है कि जो अपराध कर रहा है वह तो स्पष्ट है, तमाम परिस्थिति जन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और तमाम प्रकार के क्रॉस एग्जामिनेशन से यह तो तय हो जाएगा कि फर्स्ट हैंड ऑफेंडर ने अपराध किया तो आप उसको दंडित कर देंगे। लेकिन वह व्यक्ति जो फर्स्ट हैंड ऑफेंडर नहीं है, लेकिन उसने प्रेरित जरूर किया है, उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा या अपराध के पूर्व सहायता के द्वारा, 3 प्रकार से उसने अबेट किया है, और वो घटनास्थल पर नहीं है, और वो प्रत्यक्ष रूप से अपराध नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए? या उसने जिसको अबेट किया है, अबेटी ने भले अपराध न किया हो, लेकिन पूरा प्रयास तो इनका है, या चाहते तो थे कि अपराध हो जाए, तो अबेटमेंट के लिए फिर दंड कैसे दिया जाता? इसलिए सेकंड हैंड ऑफेंडर को भी पनिश करने के लिए, द्वितीय हस्त अपराधी को दंडित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। और यही कारण है कि अबेटमेंट को भी हम अपूर्ण अपराध कहते हैं, इनकोएट क्राइम कहते हैं, इनकम्प्लीट क्राइम कहते हैं, हाफ क्राइम कहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो अबेटमेंट में जानने वाली है, धारा के अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी धारा पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
वह यह है कि कई बार अबेटर जो है वह ऐसे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है जो डोलिन कैपेक्स है, यानी 7 वर्ष से कम आयु का है, मस्तिष्क का परिपक्व नहीं है, या विकृत मस्तिष्क का है, अनसाउंड पर्सन है, किसी भी एज का, इनोसेंट है, पता नहीं है उसे कि आप उससे कोई अपराध करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी इनोसेंट पर्सन को या किसी छोटे बच्चे को ये कहा कि ये एक बहुत अच्छी दवा है, जाओ फला व्यक्ति को दे दो या उसके खाने में डाल दो, और वह व्यक्ति जिसको आपने यह कहा है वह जाकर ऐसा कृत्य कर देता है, यद्यपि उसे नहीं पता है कि वह जो पदार्थ है वो विषाक्त है, और कोई घटना कारित हो जाती है। ऐसी अवस्था में अबेटर सेकेंड हैंड ऑफेंडर नहीं है, वो फर्स्ट हैंड ऑफेंडर ट्रीट किया जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अबेटमेंट का इफेक्ट तो हुआ ही नहीं। जिसको आपने कोई बात कही, कोई कंसीलमेंट किया, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया, यानी ट्राई टू अबेट किया, वो तो अबेट हुआ ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं, तो वो फर्स्ट हैंड ऑफेंडर की श्रेणी में आएगा नहीं। अब बचे आप सेकंड हैंड ऑफेंडर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस व्यक्ति को जिसको आप अबेट करना चाह रहे थे अपराध करने का साधन के तौर पर यूज किया है। इवन वो व्यक्ति निर्दोष था, उसे पता नहीं है कि आप उससे अपराध करा रहे हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को, किसी भी आयु के व्यक्ति को, किसी भी मानसिक स्तर के व्यक्ति को साधन के तौर पर प्रयोग करके अपराध करते हैं तो आप फर्स्ट हैंड ऑफेंडर की श्रेणी में आते हैं। अब थोड़ा सा सेक्शन वाइज भी अबेटमेंट पर थोड़ी चर्चा करनी है, लेकिन अपूर्ण अपराध के परिप्रेक्ष्य तक ही। तो पहली बात आप देख रहे हैं वो ये कह रहा है कि उकसाता है। उकसाने पर हम लोगों की चर्चा हुई। इंस्टिगेशन का मतलब हमने आपको बताया। अब एक मामला है आर वर्सेस मोहित पांडे का। इसको आप सती प्रथा केस से भी याद कर सकते हैं। इस मामले में क्या है कि एक व्यक्ति मर जाता है, उसकी पत्नी को सती करने के लिए कुछ लोग ले जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से यह होता था कि उसको कोई ऐसा पदार्थ खिलाया जाता था जिससे वो अपनी चेतना थोड़ी सी शून्य कर लेती थी, और फिर पति के शव के साथ चिता पर उसको बैठा दिया जाता था और चिता में आग लगा दी जाती थी और वो तड़प तड़प के चीख चीख कर मर जाती थी। उसे बांस के द्वारा दबाया रखा जाता था या उसके हाथ पैर में कुछ भारी वस्तु बांध दी जाती थी कि वो उठ भी ना सके, और उसकी चीख दूर तक न जाए उसके लिए वहां तमाम लोग, पुरुष समाज, बहुत धार्मिक समाज जिसको हम कहते हैं, वो राम 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 जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये सहायता द्वारा अबेटमेंट की श्रेणी में आता है, लेकिन यह उकसाने के श्रेणी में भी आता है। उकसाने का मतलब क्या है? उकसाने का मतलब कि बाकी लोग जो राम 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 बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं, वो उस व्यक्ति को जो उस महिला को चिता पर बैठा रहा है या दाह लगा रहा है, आग लगा रहा है, उसे वहीं बांधे हुआ है, रखे हुआ है किसी चीज से दबाकर, उसको वो उकसा रहे हैं कि तुम एक उचित कार्य कर रहे हो, एक अच्छा कार्य कर रहे हो, करो।
यह उकसाने जैसी स्थिति बन जाती है। एक और केस आपको बताएंगे, प्रेम नारायण वर्सेस स्टेट का 1957 का। प्रेम नारायण का जो मामला है वो अक्सर आप लोग महसूस भी करते होंगे। एक व्यक्ति की किसी व्यक्ति से कोई कहा सुनी सी हो गई, सामान्य कहा सुनी। अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको उकसाया नहीं गया होता तो वहां पर कोई घटना कारित नहीं होती, कोई अपराध नहीं होता। इसमें कुछ व्यक्ति पीछे से मारो मारो साले को मारो, यह शब्द है वहां पर, लगातार बोल रहे हैं। और शब्द के सुनने के बाद उत्तेजना स्वरूप एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित कर दी जाती है, मृत्यु कारित कर दी जाती है। यह भी उकसाना है। उकसाने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि असल में आप किसी बात का या तो सक्रिय छुपाव कर रहे हैं या किसी बात को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बहन या मेरी बहन या कोई भी जा रहा है, आपके घर की कोई महिला, वो किसी ऑटो में बैठ रही है और उसी ऑटो में पड़ोस का एक लड़का बैठ रहा है। सामान्य सी बात है, कॉलेज जा रहे हैं। अब जाकर आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि आजकल तो एक ही ऑटो से फलाने का लड़का और तुम्हारी बहन कॉलेज जा रहे हैं। बात सत्य है लेकिन मैनिपुलेटेड है, मिसरिप्रेजेंट है, दुरुपदेशन है। यह उकसाना है। तो उकसाने के माध्यम से ये कार्य, और यह पूर्ण अपराध है, ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया। दूसरी जो बात आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात का संबंध 120A के साथ विश्लेषण करेंगे। 120A आप सब जानते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 है, 61 है और 107 दुष्प्रेरण 45 है BNS का। अब यह यहां पर जानने वाली बात है कि असल में षड्यंत्र 120A या वर्तमान का 61 BNS का और इसका षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण में क्या अंतर है, ये जानना आवश्यक है। और यह भी जानना आवश्यक है कि इसकी अवस्था क्यों आई। इसको मात्र करार स्तर पर दंडनीय बनाया गया और यह कृत्य के अनुरूप दंडनीय है। दोनों को अभी मैं एनालिटिकली डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान जाते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1906 में मुस्लिम समुदाय भी भारत को आजाद करने के लिए संगठन बनाने लगे, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। लेकिन 1907 तक आते आते कांग्रेस में दो धड़ा हो गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल का यह कहना था कि ये लोग प्यार से नहीं मानेंगे, इनको थोड़ा सा पीट पाट के निकाला जाए। इसी अवस्था को देखते हुए 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म आता है। लेकिन मार्लियामेंटो रिफॉर्म भारत का में पहला प्रयास है हिंदू मुसलमानों को अलग करने का, क्योंकि दिखने लगा था कि अब धीरे धीरे ये एक होकर भारत को आजाद करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स कर गया। अब हिंदू मुसलमान और एक होकर क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रवेश करने लगे। छुटपुट घटनाएं आप देखेंगे वहां से प्रारंभ हो जाती हैं। अब ब्रितानी हुकूमत यह चाहती है
कि हम इतना डर पैदा कर दें कि कोई अपराध करे ही ना हमारे खिलाफ। और ब्रिटिश एम्पायर का प्रयास यह होता है कि अगर कहीं भी कोई व्यक्ति, उनको यह लगता है कि हो सकता है कि यह मुझे पसंद न कर रहा हो, या हमारे सरकार या हमारे साम्राज्य के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, उनको दंडित करने के लिए 1913 में यह जोड़ा गया। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब एक जगह षड्यंत्र की बात हम कर रहे हैं, भले ही वो अबेटमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर ये दूसरे षड्यंत्र को शामिल करने की जरूरत क्या थी? अब दोनों धाराओं का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। अबेटमेंट में लिखा है उस बात को करने की, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। सपोज मान लीजिए मैं किसी बात को करने का दुष्प्रेरण कर रहा हूं, जो उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। मैं कुछ लोगों के साथ इंगेज हो रहा हूं, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, इन द फर्दरेंस ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई अवैध कार्य या लोप हो जाए, यानी एक्ट अपॉन नेसेसरी है, कुछ होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी घटना जो मेरे किसी अन्य व्यक्तियों के साथ इस उद्देश्य से सम्मिलित होकर कि कोई अवैध कार्य या लोप किया जाए, एक मीटिंग मान लीजिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद अपराध हो जाए, तो मैं अबेटमेंट का दोषी हूं। मैं अबेटमेंट का दोषी क्यों हूं? मैं पूरे अपराध का दोषी क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों मुझे फर्स्ट हैंड ऑफेंडर नहीं माना जा रहा, सेकंड हैंड माना जा रहा है? दरअसल यहां पर षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य हो रहा है, लेकिन आई वॉज ओनली अ पार्ट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी। मैं उस षड्यंत्र का केवल एक भाग था, कुछ व्यक्तियों के साथ शामिल होकर। और चूंकि मैं उन व्यक्तियों के साथ शामिल था, तो इसका मतलब यह है कि एक कॉमन डिजाइन थी, और इसका मतलब यह है कि कॉमन इंटेंशन के साथ वो काम हम करना चाहते थे, लेकिन वह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया है, वह अपराध मेरे द्वारा नहीं किया गया है। I was mere a part of such conspiracy। मैं उस कॉन्स्पिरेसी का भाग था, या हो सकता है मैं ऑर्गेनाइजर रहा हूं, और जो भी उसमें चर्चाएं होती हैं उसमें मैं उस कृत्य को पूरा करने के लिए अपने विचार भी रख रहा हूं, अपना आशय और अपना डिजाइन भी एक्सप्रेस कर रहा हूं, और अपराध हो जाता है, तो वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। और वहीं यहां अपराध नहीं भी है तो भी माना जाएगा। अब एक समस्या यह आती है कि अपराध नहीं है का मतलब क्या है? यहां अपराध घटित होता है, यह एग्जीक्यूटेड फॉर्म है, यह एग्जीक्यूटरी फॉर्म पे पनिशेबल है। यह एग्जीक्यूटेड फॉर्म पर होने के बावजूद भी हाफ क्राइम इसलिए है क्योंकि इसमें वह व्यक्ति जो दुष्प्रेरण कर रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन कॉमन डिजाइन पे चर्चा हुई है। और जब आप देखेंगे
120A की भाषा। तो आप प्राप्त क्या करते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यहां पे दोनों एक साथ हैं, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बताया जा रहा है अबेटमेंट में, और वो एक षड्यंत्र का भाग है और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई अपराध हो गया है, इसलिए वो एज अबेटर माना जा रहा है। और यहां पर प्रारंभिक अवस्था से ही दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉमन इंटेंशन के साथ कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं, अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र है। सहमत होते हैं, मात्र सहमति है, एग्रीमेंट है, मियर एग्रीमेंट है। लेकिन एक बात फिर यहां पर यह भी बहुत विचार करने योग्य है कि क्या केवल एग्रीमेंट पनिशेबल है वास्तव में, या ये बताना क्या चाह रहे हैं? दो बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मियर एग्रीमेंट पनिशेबल है, मात्र करार सहमति पनिशेबल है इस धारा में। लेकिन कब मात्र करार पनिशेबल हो जा रहा है? जब इस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में कोई एक्ट हो जा रहा है। जैसे मैं और आप मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं एक्स के साथ कोई अपराध करने का, और उस अपराध को करने में दूसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति जो मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है। जब अपराध हो जाता है, फिर वहां से बैक होना होगा आपको समझने के लिए। अपराध हुआ क्यों? एक एग्रीमेंट किया गया था, एक करार हुआ था कोई अपराध करने का, तो मात्र करार के आधार पर मुझे दंडनीय किया जा रहा है, क्योंकि मैं उस अपराध का पार्ट माना जाऊंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्रारंभिक अवस्था से। यद्यपि केवल करार के लिए मुझे दंडनीय किया जा रहा है। हो सकता है, और यही होता है, कि आप अगर उसमें नहीं भी प्रत्यक्ष रूप से अपराध कर रहे हैं, लेकिन एक षड्यंत्र में आप शामिल थे, एक षड्यंत्र किया गया, एक एग्रीमेंट हुआ हमारे और आपके बीच में, कंसेसस एड एडम हुआ, मस्तिष्कों का मिलन हुआ, तो यह माना जाएगा कि आपने अपराध किया। एक्टस कंट्रा एक्टस एक शब्द आता है, एक्टस कंट्रा एक्टस, वचन के बदले वचन है। ये क्या कह रहे हैं हम? वचन के बदले वचन। हमारा और आपका एक रिलेशन हुआ है। वचन क्या होता है हम सब जानते हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस। वचन, प्रस्ताव का जब प्रतिग्रहण हो जाता है तो वचन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, 2B में डिफाइन किया गया है। वास्तविक जीवन में भी आप अगर कोई बात कहते हैं और उस पर सहमति किसी अन्य की हो जाती है तो वो वचन बन जाता है। तो वचन के बदले वचन, रेसिप्रोकल रिलेशन हो जाता है। वचन के बदले वचन का मतलब क्या होता है? वचन के बदले वचन का मतलब प्रतिफल हो जाता है। आप डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप जाके देखेंगे 2E में, तो क्या कह रहा है कि प्रॉमिस आर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर ईच एग्रीमेंट। वचन या वचनों का समूह एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। क्विड प्रो क्यों, समथिंग फॉर समथिंग। ये यहां पर इसकी चर्चा क्यों होने लगी? इसकी चर्चा यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि अपूर्ण अपराध के लिए मुझे दंडित सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी की गई
आम सहमति बनी, कॉमन इंटेंशन था, भले एक्ट अलग अलग हो रहा है, अलग अलग लोग करेंगे, कोई हथियार जुटाएगा, कोई रेकी करेगा, कोई फोन टैप करेगा, जो भी चीजें हैं, और कोई बम फेंकेगा, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा भले कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर हम सब एक दूसरे के वचन को से बाध्य अपने आप को कर रहे हैं। एक डिजाइन फ्रेम हो रही है अपराध करने के लिए, एक प्रतिफल का मतलब कुछ के लिए कुछ, हम कुछ अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और कुछ आप अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अपराध कैसे करना है, आप अपराध कर रहे हैं। तो अपूर्ण अपराध में इस बात को आप देखेंगे कि केवल और केवल एग्रीमेंट, क्योंकि अब तो अपराध होने के बाद वहां से बैक होकर आप देख रहे हैं, तो पता चला कि एक एग्रीमेंट किया गया था भैया, एक एग्रीमेंट किया गया था, तो इस एग्रीमेंट के लिए आपको दंडित किया जा रहा है, यद्यपि अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा रहा है, मियर एग्रीमेंट के लिए किया जा रहा है। भले दंड समान हो, सामान्यतः समान ही होता है, तो यह अपूर्ण स्तर है। इसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ रहे थे अबेटमेंट में भी हमने यही देखा कि अपूर्ण क्यों रह गया, क्योंकि आप षड्यंत्र जो ऑर्गेनाइज किए थे अन्य लोगों के साथ, उसके अनुसरण में कोई अपराध हो गया, लेकिन षड्यंत्र तो पहले का था, अपराध के पहले की स्थिति है। एक बात यहां पे थोड़ा सा आप और समझिएगा, साक्ष्य के आधार पे भी थोड़ा देखना होगा। आर वर्सेस ब्लैक का एक जजमेंट है सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का, आप जब उसमें जाएंगे तो एक बात वहां आप पाते हैं कि कैसे यह तय होगा कि आप षड्यंत्र के भागी थे, ये कैसे तय होगा। तो फर्स्ट टाइम आइडिया जिसके मस्तिष्क में फार्मुलेट हुआ, वहां से उस चेन को पकड़ा जाता है, जैसे इन दोनों में आप देख रहे थे। तो अपूर्ण अपराध पर आज इतनी ही चर्चा है। बहुत सारे केसेस आप लोगों को मिलेंगे इसमें जो लिखवाए जाएंगे। आज के लिए अपूर्ण अपराध तक ही सीमित है यह कक्षा, आगे फिर और चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।